सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोग बोर्स मॉडल देख रहे थे, है ना। बोर्स मॉडल में हम लोग पढ़ चुके हैं बोर्स का रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, है ना, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट। तो आप लास्ट क्लास देखे थे कि हम लोग डिस्कस किए थे बोर्स साहब के ऑर्बिट के बारे में, है ना। और जो रिलेशन आया था रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट वो इस तरह से कुछ था, है ना। आर एन एथ जो आ गया था 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड, है ना। और जो यहाँ पे एन स्क्वायर जो है, एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। और क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिट नंबर। और जेड जो है एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और ये जो 0.53 एंगस्ट्रॉम में है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये डिस्कस किए थे हम लोग पिछला क्लास। आपको रिलेशन याद रखना है, वही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर हम ग्राफ देखे थे, कुछ खास नहीं था ग्राफ, खुद कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट। जो रिलेशन था, वेलोसिटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, है ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, ठीक है। यहाँ पे रिलेशन था, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। फिर उसका टाइम पीरियड निकाले थे, कुछ खास नहीं था। टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, और फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन था ओमेगा इक्वल टू 2πf, है ना। वहाँ से हम लोग देख चुके थे, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट, या बोल सकते हैं nth ऑर्बिट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बोला गया है कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अच्छा, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। किसका? तो इलेक्ट्रॉन्स का। पोटेंशियल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरह का फोर्स है? तो कंजर्वेटिव फोर्स है ना। जहाँ भी आपको कंजर्वेटिव फोर्स मिलेगा वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रहता है, ठीक है। तो पहला सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, है ना। आप जानते होंगे जब इलेक्ट्रॉन्स या एनी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में रहता होगा तो उसके पास एनर्जी रहता है। कौन सा? काइनेटिक एनर्जी। क्लोजर ऑर्बिट हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन द आउटर वंस, है ना। अंदर का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है कंपेयर टू आउटर। ऐसा क्यों? क्योंकि n जितना कम होगा वेलोसिटी उतना ही ज़्यादा होगा, और वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आउटर ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास कम काइनेटिक एनर्जी होते हैं कंपेयर टू इनसाइड, ठीक है। देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, और v nth स्क्वायर लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, है ना। और हम पीछे जो कैलकुलेशन किए थे वहां से हम v nth निकाल चुके थे, z e स्क्वायर बाई 2π इप्सिलॉन नॉट, है ना, 1/n। इस डाटा को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास एक डाटा आ जाएगा इस तरह का, ठीक है। देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और सम कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, 8 इप्सिलॉन नॉट, और h भी कांस्टेंट है ना। अब देखिए यहाँ पे जितने सारे कांस्टेंट है एक्सेप्ट z और n को छोड़ के जितने भी कांस्टेंट है उसको हम लोग बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। आगे हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, या जो आपका वेव बाहर निकलता है जब इलेक्ट्रॉन्स वन ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करता है, तो है ना। तो यहाँ पे हम लोग फिर से कांस्टेंट यूज करने वाले हैं। एक ही कांस्टेंट है, इसका डाटा हम निकाल सकते हैं या दिया होगा बुक में, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी आर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और आर जो है रेडबर्ग कांस्टेंट है। उसका वैल्यू कितना होता है? तो m
e to the power 4, e is the charge of electron, m is the mass of electron, epsilon naught is the permittivity of medium या free space, h is the Planck constant। ठीक है, देखिए यहाँ पे r का वैल्यू दिया हुआ है, ये याद रख सकते हैं, नहीं तो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, है ना, 1.09 इंटू 10⁻7 पर मीटर, इसका यूनिट क्या होता है, पर मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, फिर लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल एनर्जी मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में। तो बोला गया द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस, है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन है, वहां पे एक फोर्स लग रहा है जो कंजर्वेटिव है, इसलिए वहां पे कौन सा एनर्जी आया, पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते होंगे, मैं थोड़ा लिख देता हूँ, कितना होता है बोलिए, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। और याद रखिए ये जो है Q1 Q2 हम लोग साइन के साथ पुट करते हैं, साइन मतलब अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ही पुट करेंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही पुट करना है। ठीक है, चलिए K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द एनर्जी इन nth ऑर्बिट, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए Q1 मतलब क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन, और कितना होता है, Ze, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव पुट किया गया है, और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, या बोल सकते हैं न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो Ze से लिखा गया है। ठीक है, याद रहेगा, बाई आर, सॉरी यहाँ पे आर होता है, आर स्क्वायर नहीं, है ना, के Q1 Q2 बाई आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर nth। ठीक है, और हमें आर nth कैलकुलेशन हम पहले कर चुके हैं, उस आर nth का वैल्यू का हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करने से हमें वो एक रिलेशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। ठीक है, पोटेंशियल नेगेटिव मतलब क्या है, अट्रैक्शन है ना, अगर पॉजिटिव आता तो रिपल्सन होता, दैट मीन्स ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा है ना, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव नेचर का है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आर एन इन द इक्वेशन, इक्वेशन में पुट करेंगे आर एन का वैल्यू, तो हमें कुछ इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा। देखिए एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब क्या कीजिए, जेड स्क्वायर और एच स्क्वायर को बाहर कर दीजिए, ध्यान से देखिए, एम यहाँ काइनेटिक एनर्जी में आ जाइए। देखिए मैं इसको इरेज करके फिर से बनाता हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एम और पोटेंशियल में भी एम है, ई टू द पावर 4, यहाँ भी ई टू द पावर 4 है, यहाँ पे 8 है, तो पोटेंशियल में 4 है। ठीक है, यानी पोटेंशियल जो है डबल है, किससे, कैनेटिक से। देखिए 1/4 है, 1/8 है, मतलब 1/4 जो है ज्यादा है किससे, 1/8 से। कितना ज्यादा है, तो 2 टाइम्स ज्यादा है। तो फिर देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, -2 टाइम्स रेडबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, है ना। अब हमें टोटल एनर्जी निकालना है, टोटल एनर्जी निकालेंगे तो दोनों को हम जोड़ देंगे। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने से हमें एक डाटा मिलेगा Ze स्क्वायर, ये nth के टर्म में लिखा गया है, nth को हम ब्रेक कर सकते थे और करके लिखा हुआ है यहाँ पे, बट ये rnth के टर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ rnth का वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद एक फॉर्मेट आया। देखिए क्या आया, एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना। अगर जेड का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं फॉर अ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, तो हमें इस तरह का एक डाटा मिल जाता है, और ये डाटा जो है कांस्टेंट है। ठीक है, और उसका वैल्यू जो हो जाता है, अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हैं, तो जूल में नहीं रख रहे हैं, किस में रख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख रहे हैं, ये जो कांस्टेंट है उसका डाटा। ठीक है, तो 1 रेडबर्ग होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल।
ये जो वोल्टेज का या पोटेंशियल का सबसे छोटा यूनिट कहलाता है कौन? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत कम एनर्जी है ना? ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो आपको क्या याद रखना है, देखिए लास्ट में रिजल्ट दिया होगा। यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए, अब पोटेंशियल एनर्जी है जो है -2 टाइम्स कैनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी हो जाएगा माइनस टाइम्स कैनेटिक एनर्जी। 1 रेड वर्क जो होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर हम जेड का वैल्यू कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, है ना? हाँ, तो हमें मिल जाता है एक फार्मूला En इक्वल टू -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम जेड को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इस तरह का फार्मूला आ जाएगा, En इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? तो दिस इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, जो ही आप n को बढ़ाएंगे, सॉरी n को कम करेंगे तो एनर्जी जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, है ना? ठीक है, तो इस तरह से एनर्जी का लेवल है, आप देख सकते हैं। फिर बोला गया है कि नेगेटिव एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस एंड इज नॉट फ्री टू लीव इट, है ना? जहाँ भी आपको एनर्जी नेगेटिव आता है मतलब वो बांध के रखा है, बेसिकली इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना? और n इक्वल टू 1 एनर्जी आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n का वैल्यू हम 1 2 3 4 पुट कर सकते हैं और हमें एनर्जी इस तरह से मिलेगा। सेकेंड ऑर्बिट में मिल जाएगा -3.4, थर्ड में मिलेगा 1.51 और जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो हमें जीरो एनर्जी मिलेगा। यानी अगर उसका ऑर्बिट इनफाइनाइट है तो हमें एनर्जी कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा, है ना? एनर्जी घट जाता है। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आया आपको। आप उसको फिर से लिखिएगा नोटबुक में, अच्छे से समझिएगा और आप ट्राई कीजिएगा खुद से सॉल्व करने का, है ना? तो यहाँ तक ये एंड होता है, ये आपका कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी है, कैलकुलेशन इन द बोर्स मॉडल। ठीक है, एनर्जी कैलकुलेशन, रेडियस कैलकुलेशन, आपका वेलोसिटी कैलकुलेशन, है ना? तो आपको ये आता है। 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि डिफाइन द बोर्स मॉडल and its postulate and also derive the energy, velocity and radius of nth orbit। ठीक है, चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बोला गया है कि द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, व्हाट इज द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस स्टेट, है ना? तो आप जानते हैं जो टोटल एनर्जी होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ था, जो टोटल एनर्जी होता है माइनस टाइम्स होता है काइनेटिक एनर्जी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है -2 टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा माइनस टाइम्स टोटल एनर्जी, यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट, है ना? पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो 2 टाइम्स, है ना? बट माइनस में रहता है तो माइनस आ जाएगा, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज दिस मच। टोटल एनर्जी है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या करना होता है, प्लस करना होता है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 1। तो n के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए दिया होगा, हाँ ठीक है। अब ये माइनस नहीं पुट करेंगे हम, माइनस का हो जाता है प्लस हो जाता है जब हम काइनेटिक एनर्जी का बात करते हैं। तो देखिए रिलेशन दिया हुआ है, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव आता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बाउंडेड फॉर्म में रहते हैं, न्यूक्लियस उसको बांध के रखता है, दूर नहीं जाने देगा, है ना। चलिए आगे एक दो न्यूमेरिकल और है उसको हम करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। Find the kinetic energy, potential energy and the total energy of the electron in the first, second orbit of hydrogen atom
इफ द पोटेंशियल एनर्जी द फर्स्ट ऑर्बिट इज टेकन टू बी 0, है ना। फिर से पढ़ लीजिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। पहला और सेकेंड में पूछा है इफ द पोटेंशियल एनर्जी इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज टेकन टू बी 0, कंसिडर किया गया है कि पहला ऑर्बिट में पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0, है ना। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इन दैट ऑर्बिट। The energy of the electron in the hydrogen atom when it revolves in nth orbit is दिया हुआ है ना। यहाँ पे n1 है और एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। दिस इज द टोटल एनर्जी इन द सेकेंड ऑर्बिट। अब यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है, पोटेंशियल 0 मानना है तो काइनेटिक कितना होगा, सब टेबल दिया हुआ है, अब देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं है ना। तो आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि एनर्जी ऑफ एटम, अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे, एनर्जी ऑफ, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। बोला गया कि एनर्जी ऑफ द एटम, है ना, लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे, थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी इन द गिवन स्टेशनरी ऑर्बिट एन इलेक्ट्रॉन हैज द डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी, है ना। बट अब जब इनफाइनाइट ऑर्बिट में जाएंगे तो एनर्जी 0 हो जाता है, क्योंकि इनफाइनाइट के लिए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, और 1 बाई इनफाइनाइट क्या हो जाता है 0, है ना। तो इनफाइनाइट ऑर्बिट में एनर्जी हमें 0 मिलता है, जो नेगेटिव से ज़्यादा है ना। एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम इज गिवन बाय दिस डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, है ना। अकॉर्डिंग टू द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम उस एटम के एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर द एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन लाइक एटम, है ना, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम, En हो जाएगा -13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अगर हाइड्रोजन होगा तो Z का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो लिखा होगा उसको हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझते जाएंगे। द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम कैन जम्प फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट व्हेन द एटम इमिट्स और एब्जॉर्ब एनर्जी, है ना। जब एटम कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और एमिट करता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर जाता है ना, ट्रांसफर होता है। ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जम्प्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। क्यों, क्योंकि लोअर ऑर्बिट में एनर्जी कम होता है, नेगेटिव है, और हायर ऑर्बिट में एनर्जी ज़्यादा होता है ना, ठीक है। क्योंकि आप जानते होंगे -6 और -4 में कौन बड़ा है, तो -4 बड़ा होता है, -6 छोटा होता है ना। तो ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होता है बहुत कम होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आप जी हुई ऑर्बिट को चेंज करेंगे, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन, तो एनर्जी का जो अमाउंट है वो बढ़ते जाएगा। सिमिलरली ड्यूरिंग द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, जब हम एनर्जी देते हैं तो ये लोअर से कहाँ चला जाता है, हायर में, बट हायर में रह नहीं पाएगा, फिर से लोअर में रिटर्न हो जाता है। जब ये हायर टू लोअर आता है तो एनर्जी रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, है ना। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स जम्प्स फ्रॉम हायर टू लोअर और लोअर टू हायर ऑर्बिट respectively, it emits or absorbs photon and the energy of the photon is equal to the difference of energy between the two bodies, है ना। आप पढ़ चुके हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप जानते हैं E इक्वल टू होता है HF, HF इज द एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, एक सिंगल फोटोन का एनर्जी है HF, H इज द प्लैंक कांस्टेंट, F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ठीक है। चलो तो देखो दिया हुआ है, लेट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम जम्प्स फ्रॉम n1 टू n2, n2 ज़्यादा है, n1 छोटा है ना। तो जब ये n2 से n1 में आएगा तो हमें एक फ्रीक्वेंसी मिलेगा जो इसका एनर्जी होगा HF के बराबर, है ना। चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, -13.6 Z² बाई n² माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये पार्ट प्लस हो जाएगा और ये पार्ट माइनस रहेगा, है ना। तो याद रखिए डेल्टा ई क्या आ गया, 13.6 Z², 1 बाई n1² माइनस 1 बाई n2², है ना।
चलिए इलेक्ट्रॉन ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो डेल्टा ई को हम बोल सकते हैं HF या HC बाई लेमडा, है ना। आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं पहले ही। V जो है फ्रीक्वेंसी है, लेमडा इज द वेवलेंथ और C इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। और देखिए ये जो है रेडबर्ग कांस्टेंट है, हम पहले से जानते थे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उस डाटा को यहाँ पे पुट किया गया है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए HC बाई लेमडा इज इक्वल टू दिस मच, है ना। यहाँ से हम लेमडा को निकालना चाहते हैं, तो 1 बाई लेमडा देखिए क्या हो जाएगा, HC से नीचे देखिए H स्क्वायर था, यहाँ पे H क्यूब हो गया और C से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये सबको पुट करने के बाद देखिए हमें जो मिला 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू जेड आर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। यहाँ पे जो आर है वो फिर से रेडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है, याद रहेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और आप जानते होंगे पहले से, द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ को हम बोलते हैं वेव नंबर, है ना। कभी कैलकुलेशन में आपको काम दे सकता है। तो आप ये फार्मूला को अच्छा से याद रखिएगा, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर आने वाला है ना, याद रहेगा आपको। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना, एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलो देखो अच्छे से, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है, फ्यूचर में आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। मैक्सिमम कैलकुलेशन के टाइम में ये फार्मूला यूज करना होता है। 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, है ना, या फोटोन्स जो एमिट्स हुए हैं। n2 इज द ऑर्बिट फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन्स जम्प्स फ्रॉम, और n1 जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आता है, यानी n2 से n1 की तरफ जंप करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ना है आपको एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। चलिए इसको अच्छा से देखेंगे क्या है ये। हाँ ध्यान से पढ़ते हैं, एक एक चीज़ को पढ़ते जाएंगे, कुछ छूटना नहीं चाहिए। बोला है कि एनर्जी ऑफ nth स्टेट ऑफ एटम इज दिस मच, ये फार्मूला आप जानते हैं nth ऑर्बिट का है। फॉर हाइड्रोजन जेड का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n स्क्वायर आ जाएगा, है ना। बोला गया है कि द एनर्जी ऑफ एटम इज लीस्ट when its electron is revolving in orbit closest to the nucleus, न्यूक्लियस के पास रहता है तो उसका एनर्जी कम होता है ना, माइनस डाटा इसलिए कम बोला जा रहा है ना। दिस एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट, ठीक है, एन जब 2 हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बिगर देन माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और n 3 4 एंड 1 पुट कर सकते हैं। जब n का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा तो एनर्जी हो जाएगा 0, जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा। सो ऑन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनर्जी इज स्मॉलर, सो द एनर्जी इज प्रोग्रेसिव लार्जर इन आउटर ऑर्बिट। जैसे जैसे हम ऑर्बिट में बाहर जाएंगे हमें एनर्जी ज़्यादा मिलता जाएगा, है ना। द लोएस्ट स्टेट ऑफ एटम इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट जो होता है लोएस्ट स्टेट है, जहाँ का एनर्जी सबसे कम होता है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो ही हम ऑर्बिट चेंज करते हैं, ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, दिस इज द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, उसमें एनर्जी का जो वैल्यू है बढ़ते जाता है। जब हम बहुत इनफाइनाइट चले जाते हैं तो एनर्जी क्या हो जाता है, 0। द एनर्जी ऑफ द स्टेट फॉर द हाइड्रोजन एटम जो ग्राउंड में होता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनका वैल्यू 1 पुट करने के बाद, है ना। देयरफॉर द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, अच्छे से देखिए क्या लिखा गया है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू, है ना, ग्राउंड स्टेट का जो हाइड्रोजन है उसको अगर हमें फ्री करना है, वहाँ से उस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो हमें कितना एनर्जी चाहिए होगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए प्लस में, है ना। तो उस इलेक्ट्रॉन को हम उस ग्राउंड स्टेट से निकाल कर बाहर कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हम करते हैं तो इस प्रोसेस का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना, या आयोनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। और जो एनर्जी होता है उसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन। तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन,
तो बोलेंगे इट इज़ द मिनिमम एनर्जी इन एट विच द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स इज ग्राउंड स्टेट से एनर्जी को जो निकालने की ग्राउंड स्टेट में ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, वो कितना होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हालांकि ग्राउंड से नहीं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से भी इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, उसमें हमें एनर्जी चाहिए होगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और सबको हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन। At room temperature, the most of the hydrogen atom are in ground state. When a hydrogen atom receives energy by the process such as electron collision, the atom may acquire sufficient energy to raise the electron to the higher energy, है ना। जब जैसे उसको एनर्जी मिलता है इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है और दूसरा ऑर्बिट में जाना चाहता है। The atom is then said to be an excited state. तब उसको हम बोलते हैं कि वहाँ पे एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ चले गए हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले गए हैं, या एटम जो है एक्साइट हो गए हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को हायर ऑर्बिट में सेंड करने के लिए। When the n is equal to 2, the energy is minus 3.4 electron volt. It means the energy required to excite an electron in the hydrogen atom to its first excited state is the energy equal to, अगर हमें ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स को ले जाना है तो हमें कितना एनर्जी चाहिए होगा, तो दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा कितना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अगर हम किसी भी एटम को, किसी नहीं हाइड्रोजन लाइक एटम को अगर हम एनर्जी देंगे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में है वो कहाँ पे आ जाएंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इस तरह से इसका बहुत सारा कहानी है, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। देखिए डायग्राम को देखते हैं। ठीक है, इसके बीच का जो एनर्जी है कितना है किधर गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से सबका गैप है ना। जब हम बाहर चले जाएंगे तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा, अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम लोग बोलेंगे आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन या आयोनाइज्ड एटम। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। तो बोर्ड साहब बोले थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या बोल सकते हैं जो एटम्स हैं वो एनर्जी रेडिएट करता है। कब रेडिएट करता है, जब इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है ना। ये क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को जब बाहर से कुछ एनर्जी मिलता है तो लोअर से हायर ऑर्बिट में चला जाता है। वो हायर ऑर्बिट में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता है, इसलिए फिर से रिटर्न हो जाता है। जिस समय रिटर्न होता है उस समय को फोटॉन्स या फोटो वेव क्रिएट करता है और हमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स है, चलिए एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। बोला गया है कि द डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट टू एनर्जी लेवल ऑफ द एटम। What is the frequency of radiation emitted when the atom makes a transition from the upper level to the lower level? डेल्टा ई हमें दिया हुआ है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको जूल में कन्वर्ट कर दिया गया है ना। आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं एच एफ क्या होता है डेल्टा ई, यानी एफ क्या हो जाएगा डेल्टा ई बाई एच, है ना। अच्छा, इसको हम लोग जूल में क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि एच का वैल्यू हम लोग जो रख रहे हैं वो एसआई यूनिट है ना। और एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करके ही हम जो बेसिक स्टेप है उसको ले सकते हैं। जब भी कैलकुलेशन करना होगा तो ध्यान रहे सारा यूनिट जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर एक एसआई में है तो दूसरा भी एसआई यूनिट भी लिखना होगा, है ना। देखिए एच जो है प्लैंक कांस्टेंट, ये जो वैल्यू है एसआई यूनिट का वैल्यू है। ठीक है, पुट करने के बाद आ गया 5.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। दिस इज द फ्रीक्वेंसी विच एमिट्स फ्रॉम द एटम, है ना। जब डेल्टा ई या चेंज इन एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन्स का वो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, फिर बोला गया कि डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन इन द लिथियम हाइड्रोजन लाइक एटम है फ्रॉम द फर्स्ट टू द
थर्ड बोर ऑर्बिट, है ना, हमें वेवलेंथ निकालना है, ऑर्बिट का बात किया जा रहा है तो हम इस फार्मूला को यूज करेंगे, है ना। जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 लिथियम है, आर का वैल्यू हमें पहले से पता है ना, आर का वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻7 पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 11.4 नैनोमीटर इज द वेवलेंथ। तो देखिए इसमें जितना भी न्यूमेरिकल्स आते हैं सब बहुत ही ईजी होते हैं, आपको फार्मूला अच्छा से यूज करने आना चाहिए, है ना, और कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। एग्जांपल 12.7 देखिए क्वेश्चंस, और उसका सॉल्यूशन भी आप अच्छा तरह से देख लीजिए, ठीक है। फिर आप 18 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए इसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 भी आप देख लीजिए, कुछ खास नहीं है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से, क्वेश्चन देखिए अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी देख लीजिए, ये रहा, है ना, नीचे यहाँ तक है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्साइटेशन एनर्जी एंड द एक्साइटेशन पोटेंशियल, है ना। अभी तक हम क्या क्या पढ़े हैं, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। हम पढ़े हैं कि एनर्जी रेडिएट होता है ना, जब इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, ठीक है। और जो एनर्जी रेडिएट करता है उसका फ्रीक्वेंसी भी होता है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, चेंज इन एनर्जी लेवल, है ना। वो जो दोनों ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी लेवल है उस पर डिपेंड करेगा कि फ्रीक्वेंसी कितना होगा। दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी बाई एच, प्लैंक कांस्टेंट, है ना। अगर हमें हमसे वेवलेंथ पूछेगा तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वायर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², है ना। तो इसको याद रखना है आपको अच्छे से, दो फार्मूला, फिर सॉल्व करना है क्वेश्चन। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्साइटेशन एनर्जी, है ना, एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं उसको। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन एटम फ्रॉम इट्स लोअर स्टेट टू द हायर स्टेट इज नोन एज द एक्साइटेशन एनर्जी। किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को उसके लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, तो उस इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट से बाहर ले जाने का, है ना, बाहर मतलब आउट ऑफ जो उसका ऑर्बिट है ना, इनफाइनाइट ऑर्बिट में ले जाने का जो एनर्जी था वो था आयोनाइजेशन एनर्जी। बट एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, लोअर टू हायर, है ना, हायर मतलब 1 to 2 या 2 to 3, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, ये डिफरेंस था फर्स्ट टू सेकेंड, यानी ग्राउंड टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एन इक्वल टू 1 to 2, ठीक है। सिमिलरली 1 to 3 ले जा सकते हैं, या 1 to 4 ले जा सकते हैं, 1 to 5 ले जा सकते हैं, एंड सो ऑन। इस तरह से उसका बहुत सारा ऑर्बिट है। ध्यान रहे कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो ऑर्बिट का जो गैप है, एनर्जी गैप, वो घटते जाता है। पहला गैप बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद जो गैप है घट के घट के घट के बहुत कम हो जाता है ना। आप इनका वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। चलिए, और अगर वहाँ पोटेंशियल क्या होगा, तो एनर्जी से अगर ई निकाल देंगे तो वहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आयोनाइजेशन एनर्जी एंड द आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये भी हम लोग देखे थे। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है फिर से देख लेते हैं, है ना। चलो देखते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन मतलब उसको पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देना, है ना, इलेक्ट्रॉन और उसके जो कंपोनेंट्स है, एटम के जितने भी कंपोनेंट्स है उसको अलग अलग डिवाइड कर देना, है ना। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द इलेक्ट्रॉन्स जम्प्स फ्रॉम प्रेजेंट ऑर्बिट टू द इनफाइनाइट ऑर्बिट, है ना, उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। और एक्साइटेशन क्या है, लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, है ना। आयोनाइजेशन में क्या होगा, हम उसको इनफाइनाइट माइनस किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट, इनफाइनाइट के लिए 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 13.6 Z²/n² एनर्जी चाहिए किसी भी एटम को, सॉरी हाइड्रोजन लाइक एटम को आयोनाइज करने के लिए, है ना।
ठीक है, चलो। उसके बाद क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है, सब उसी का एक छोटा छोटा सा पार्ट है। The energy required to separate the constituents of the nucleus to the infinity is called the binding energy, है ना। उसको पार्ट पार्ट डिवाइड करना है, अलग अलग कर देना है। एटम का जितना भी कंस्टिट्यूंट्स है, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स, उसको बोलेंगे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी, है ना। क्योंकि वो बांध के रखा है, उतना ही एनर्जी हम अप्लाई करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज देयरफॉर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो -13.6 इलेक्ट्रॉन से बांध के रखा था। अगर मैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव दूंगा तो एनर्जी ब्रेक हो जाएगा, है ना। और उसका जो इंटरेक्शन है वो भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, हम लोग इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद है आपका एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, द एन एटम कैन बी एक्साइटेड बाय द इंसिडेंट फोटोन और बाय कोलिजन ऑफ एन एटम absorb a photon, it goes to the higher orbit state and remains therefore a time of 10 to the power 8 second and returns back to the ground state by the different way, है ना। जिस पाथ से वो जाता है हायर ऑर्बिट में फ्रॉम लोअर ऑर्बिट, उसी पाथ से वो रिटर्न होगा, ये गारंटी नहीं है ना, ठीक है। कितना टाइम तक रहता है वो हायर ऑर्बिट में, तो 10 टू द पावर -8 सेकेंड तक, बहुत कम टाइम है, ठीक है। तो हम कुछ एनर्जी देते हैं, अब देखिए ध्यान से, ये आपका N1 में था, आप कुछ एनर्जी दिए, कहाँ पहुँच गया, N2 में पहुँच गया, तो इसी का दिया हुआ है इक्वेशन, ठीक है। आफ्टर एब्जॉर्बिंग फोटोन एन एटम गोज टू द स्टेट N3, एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, एक एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है। Hence, in this absorption spectrum will have the single line as shown in figure। यहाँ ग्राउंड से कहाँ चला गया, थर्ड में गया। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्ब करने का स्पेक्ट्रम है, एक ही लाइन मिला है ना। अब जब देखिए, अब जब ये निकलेगा तो ये 3 स्पेक्ट्रम दे रहा है, एक स्पेक्ट्रम, 2 स्पेक्ट्रम और 3 स्पेक्ट्रम। क्या है, जब इलेक्ट्रॉन है तो थर्ड टू ग्राउंड डायरेक्ट आ सकता है, या थर्ड टू 2 आएगा, है ना, वहाँ भी रुक सकता है, या 2 पे आकर रुका होगा, फिर कुछ समय के बाद 1 पे आया होगा। यानी वहाँ पे हमें 3 अलग अलग टाइप के वेवलेंथ मिलेंगे, 3 अलग अलग टाइप के फ्रीक्वेंसी मिलेंगे, है ना, ठीक है। और सब तो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना फ्रीक्वेंसी होगा या कितना स्पेक्ट्रम होगा, तो उसका फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे 3 था, तो 3 × 3 -1/2 यानी 3 स्पेक्ट्रम आया, ठीक है। नंबर ऑफ लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, तो देखिए क्या है फार्मूला, N1 इंटू N1 - N2 + 1/2, इसको यूज करके हम बना सकते हैं वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे N1 के जगह पे N और N2 के जगह पे 1 पुट करेंगे, तो ये फार्मूला जो भी यहाँ पे हम यूज किए थे ये आया है, ठीक है। जब उसमें से एक ग्राउंड स्टेट होगा तो डायरेक्ट हम ये पुट कर सकते हैं, अलग अलग स्टेट होने से N2 से N3 होगा तो उसके लिए अलग फार्मूला है, ये जो मेन फार्मूला है, ठीक है। तभी याद रखिए, जब एटम एब्जॉर्ब करता है फोटॉन्स को तो एक ही स्पेक्ट्रम मिलता है लोअर टू हायर ऑर्बिट में जाने का। जब वही इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो नंबर ऑफ जो स्पेक्ट्रम लाइन है वो वेरी करता है, और उसका जो काउंट है काउंट यही देगा ये फॉर्मूला, है ना, ठीक है। यहाँ पे 3 काउंट दिया गया है क्योंकि 3 to 1 आ रहा है, ठीक है। तो अलग अलग काउंट मिलेगा हमें, वो काउंट का फॉर्मूला याद रखिएगा, है ना। चलिए, तो इस तरह से एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप खुद से कर लीजिएगा, कुछ खास नहीं है ना। चलिए, आपको ये जो है मैं बोलने वाला हूँ इसको याद रखना है।
देखिए न्यूमेरिकल बहुत आसान आता है, मैं नहीं कर रहा हूँ इसमें टाइम वेस्ट, आप खुद से कर लीजिएगा, बहुत आसान होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ये जो है ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम है, जो बोर्ड साहब दिए थे, तो आप इसको अच्छे से देखिए, याद रखना है बेसिकली, और कुछ खास नहीं है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ द डिस्क्रीट ब्राइट लाइन इन द डार्क बैकग्राउंड एंड इट इज़ द स्पेसिफिकली नोन एज द हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। जब इलेक्ट्रॉन्स इन द हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो उसका एक स्पेक्ट्रम मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। There is a one more type of hydrogen spectrum that exists where we get dark line on the bright background. It is known as the absorption spectrum. दो स्पेक्ट्रम मिलेगा, एक एब्जॉर्ब करने का और दूसरा रेडिएट करने का, है ना। बट हमें किसको ध्यान देना है, तो रेडिएशन का। ठीक है, बाल्मर एक साइंटिस्ट का नाम है, फाइंड एन एम्पिरिकल फार्मूला बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, है ना, वेवलेंथ। हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे जेड का वैल्यू 1 पुट किया गया है, 1/λ इज इक्वल टू आर 1/2² माइनस 1/n²। एन इज इक्वल टू कितना है, 2 है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से एन तक, है ना। ये बाल्मर सीरीज का दिया गया है। फिर आर इज द रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 1.097 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स, है ना। नैनोमीटर में भी पुट कर सकते हैं, कुछ खास नहीं है। अदर सीरीज ऑफ द स्पेक्ट्रा फॉर द हाइड्रोजन वर सबसिक्वेंटली डिस्कवर्ड एंड नोन बाय द नेम ऑफ द देयर डिस्कवर। साइंटिस्ट जो ढूंढा था उसी के नाम से लिया गया। द लाइन बाल्मर सीरीज आर फाउंड इन द विजिबल पार्ट। याद रखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच सीरीज इज विजिबल सीरीज, तो आप याद रखिएगा बाल्मर सीरीज, है ना। बाल्मर सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है, तो n इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से। ठीक है, अदर सीरीज वर फाउंड इन द इनविजिबल पार्ट, है ना, अदर इनविजिबल पार्ट होगा। लाइमन सीरीज इज द अल्ट्रावायलेट रीजन। लाइमन एक साइंटिस्ट का नाम है, उसका जो सीरीज है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में है। एंड पार्सन एंड ब्राइकेट एंड परफॉन्ड, तीन साइंटिस्ट इसका इंफ्रारेड रीजन में है। तो बेसिकली आपसे विजिबल पार्ट ही पूछा जाता है कि कौन सा है, तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 टू n, है ना। और वो जो है साइंटिस्ट का नाम था बाल्मर, उसका विजिबल पार्ट है। लाइमन का अल्ट्रावायलेट है, और जो तीन साइंटिस्ट है पार्सन, ब्राइकेट एंड परफॉन्ड, वो उसका इंफ्रारेड रीजन है। ठीक है, तो देखिए आप याद रखिएगा, लाइमन सीरीज 1 से स्टार्ट होता है, बाल्मर सीरीज 2 से स्टार्ट होता है, पार्सन सीरीज 3 से स्टार्ट होता है, ब्रैकेट 4 से, और ये परफॉन्ड जो है वो 5 से स्टार्ट होता है। ठीक है, the different series of the hydrogen spectrum can be explained by the Bohr's theory. According to the Bohr's theory, it is the ionized state of the hydrogen atom to be taken as the zero energy level, है ना। Then the energies of the difference energy level of the atom can be expressed by the following formula. इस तरह से कर सकते हैं, या आयोनाइजेशन के लिए यहाँ पे जो N1 है वो कहाँ चला गया, इन्फाइनाइट पे चला गया है ना। स्पेशल केस है, जब आयोनाइजेशन का केस ले रहे हैं तो एक ऑर्बिट हम लोग कहाँ मानते हैं, इन्फाइनाइट पे, तो जीरो हो जाता है। ठीक है, ये उसका डायग्राम, ये क्या बोलते हैं, डायग्राम है, देख लीजिएगा। लाइमन ग्राउंड स्टेट, बाल्मर जो हो जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड, पार्सन सेकेंड एक्साइटेड एंड सो ऑन। ठीक है, फिर उसका सीरीज लिमिट है, पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। The transition corresponding to the maximum energy or the smallest wavelength of the given series of the hydrogen spectrum is called series limit, है ना। इसका wavelength का कुछ लिमिट है, लोअर टू हायर, है ना। To calculate the wavelength corresponding to the series limit, we use n to infinite, है ना। इनफाइनाइट तक ले गए हैं तो वेवलेंथ जो हो जाएगा 1/r। बाल्मर के लिए 1/λ इज इक्वल टू r/4। इन जनरल सीरीज 1/λ इज इक्वल टू r/n², है ना। और सबका आपको पता है n इज इक्वल टू
n इज इक्वल टू 1 लाइमन, n इज इक्वल टू 2 बाल्मर, n इज इक्वल टू 3 पार्सन एंड सो ऑन। इस तरह से है, पुट करने से यहाँ पे आपको उसका वेवलेंथ का मिल जाएगा, है ना। तो न्यूमेरिकल्स पे मैं अब नहीं जा रहा हूँ, फार्मूला पुट करना है, मैक्सिमम प्लेस पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसका लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कभी एग्जाम में कभी कभी आता है। दिस मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, है ना, इसलिए बोला गया था स्टार्टिंग में, इट इज ओनली वैलिड फॉर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। इट डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडिएशन एटम्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, है ना। Bohr's assumption regarding the stationary orbit is against Heisenberg uncertainty principle। आप केमिस्ट्री में इसको पढ़े होंगे, तभी आपको समझ में आया होगा, वहाँ पे आप देखेंगे इसको, अभी मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा डिटेल में। नो एक्सप्लेनेशन इज गिवन रिगार्डिंग द प्रिंसिपल क्वांटाइजेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, है ना, डिटेल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है पोस्टुलेट में, ठीक है। This model does not explain why orbit of the electron are taken as a circular whereas elliptical orbit are also possible, है ना। यहाँ पे जितना भी कैलकुलेशन किए हम लोग रेडियस निकालने का या वेलोसिटी निकालने का, उसमें हम लोग ऑर्बिट को क्या माने हैं, सर्कुलर, बट इलिप्टिकल भी हो सकता है, ऐसा कौन बोले थे, रदरफोर्ड बोले थे, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्स मॉडल थोड़ा सा फेल हो जाता है, ठीक है। एक ये पार्ट है, थोड़ा सा इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ द बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ द क्वांटाइजेशन, है ना, जो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है nh/2π। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली स्टेशनरी ऑर्बिट इज दैट विच कंटेन्स अ इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रोगली स्टेशनरी वेव्स एसोसिएटेड विद द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। For the electron revolving in the nth circular orbit, the radius Rn, total distance covered is equal to circumference 2π Rn, है ना। For the permission orbit 2π Rn is equal to क्या हो जाएगा, n lambda। ये पार्ट जो है 2π Rn is equal to n lambda हम लोग डिस्कस किए थे जब आप कुछ लोग डाउट भेजे थे इसके ऊपर, है ना। ये पार्ट मैं फिर से आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट याद रखिएगा कि 2π Rn इज इक्वल टू क्या होता है, n लैम्डा, है ना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/mvn, है ना, और वेयर vn इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द nth ऑर्बिट, तो 2π Rn इज इक्वल टू n, और लैम्डा की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, h/mv, या mvr इज इक्वल टू हो जाएगा nh/2π, है ना, जो आपका पोस्टुलेट्स था, है ना, ठीक है। कुछ खास नहीं है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, तो शायद मुझे लग रहा है चैप्टर ओवर हो गया है, इसके बाद हमें पढ़ना है एक्सरे, है ना। तो हम लोग सेकेंड पार्ट का न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं किए हैं, हालांकि करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान होता है, फार्मूला पुट करने से आंसर आ जाएगा, है ना। आपको थ्योरी पार्ट अच्छा से देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बाद में पढ़ेंगे एक्सरे, ठीक है, चलो।